जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, कहा भी जाता है कि जब समय कम होती जाती है तो नज़रें और तीखी होती जाती है और दिमाग और शार्प होती जाती है और हम लोग तैयारी में ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा गहन और ज़्यादा चिंतन के साथ साथ हम लोग जो तैयारी की जो रूपरेखा तैयार किए हैं वो बहुत ही गहन हो गई है। इसीलिए कम समय में ज़्यादा, अर्थात यूँ कहें गागर में सागर भरने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कहिए 13, 20 के बाद 19, 18, 17, 16, 15, 14 और ये चलिए शुरू करने वाले हैं 13। बहुत ही बेजोड़ चैप्टर है, इसको जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए पहला सवाल है साथियों, इसमें कहा गया है बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है प्राथमिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता ही, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, केवल अधिगम। साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अधिगम अर्थात जितना बच्चा स्किल्ड हुआ है किसी भी टॉपिक में और परिपक्वता कितनी उसके अंदर परिपक्वता आई है, दोनों ही उसका जो बाल व्यवहार है उसके अंदर जो एक्टिविटी में जो चेंजेज आई है वो निर्भर करती है। इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा सवाल को ज़्यादा खींचते हुए देखिए, इसमें कहा जा रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वातावरण संबंधी प्रभावों के संबंध में सत्य है। जन्म होने तक वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत है। जन्म होने से पहले भी अगर माताएं, अगर किसी घर में कलह नहीं हो रही हो, शांत स्वभाव से धार्मिक प्रवचन के साथ साथ घर में शांति बनी हुई हो तो अच्छे बच्चे पैदा लेते हैं। माँ के साथ जितना भी ज़्यादातर होगा उतना ही बच्चे भी गलत पैदा होंगे, झगड़ालू बच्चे पैदा होंगे। इसीलिए जन्म के पहले भी, जन्म तक भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है तो अथा इसको काट दीजिए। चलिए अगला है वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत है। वातावरण संबंधी कारक गर्भस्थ शिशु को भी विकास में प्रभावित करते हैं, ये कौन कह दिया कि नहीं करते। इसीलिए 2 का ये भी कैंसिल हो जाता है। अब आते हैं जरा सा 3 और 4 वाला जरा देख लेते हैं। 3 और 4 का क्या कहा जा रहा है, देखिए। बालक का प्राकृतिक व्यवहार उस समय तक रूपांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि बालक में शिक्षण द्वारा सीखने का विवेक उत्पन्न नहीं हो जाता, ये भी गलत है। हम बालक को शिक्षण करेंगे आकर के 6 वर्ष में, तब तक बालक में कोई प्राकृतिक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, बहुत होता है। बच्चे जन्म से ही, यूँ कहिए कि माँ के गर्भ में ही बच्चे कुशाग्र हो जाते हैं, दिमागी हलचल तेज हो जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है माँ के साथ इंटरेक्ट करने लगता है, हंसना, आंचल पकड़ना, है ना, और एक तरह से कहिए माँ के आँखों में आँखों, बहुत कुछ कह देना, दूध पीना है, क्या करना है। नन्हा सा बच्चा, नौनिहाल बच्चा, बड़ा बच्चा की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी आप कैंसिल कर दीजिए। चलिए सबसे लास्ट है, इसको देखिए क्या कह रहा है। जो भी परिवर्तन बालक के आनुवांशिकता में किए जा सकते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों से संबंधित होते हैं, बिल्कुल ये सत्य है। देखिए जो भी परिवर्तन बालक के आनुवांशिकता अर्थात आनुवांशिक गुण उसके माँ पिता से जो आया है में किए जा सकते हैं वे बालक के वंशानुक्रम प्रतिमानों मतलब प्रतिरूप, प्रतिमान मतलब परछाई या प्रतिरूप, तो वंशानुक्रम के जो प्रतिरूप है या परछाई है से संबंधित होते हैं। अर्थात बालक के अंदर जो भी आनुवांशिक या उनके माँ पिता से जो गुण आया है वो उनके वंश के आधार पर वंश के ही प्रतिरूप होते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए शिक्षक भाइयों बहनों देखिए क्या होना है। चलिए अगला सवाल है वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र होती है प्रौढ़ावस्था में, पूर्व किशोरावस्था के संघीय स्थल में, जन्म से पूर्व। देखिए ये बी और सी दोनों होगा। पूर्व किशोरावस्था में अर्थात हम बोले थे कि एक तरह से कहिए लगभग 12 से 15-17 साल के बीच में, 16 साल हम देखे थे ना कि लड़की 16 वर्ष में, लड़का 18 वर्ष में पूरी तरह से लंबी हो जाती है। जितना भी इसको लंबाई लेना है, जीवन में भी जितना लंबाई है, पूरे जीवन में जितनी लंबाई है सब यहीं तक हो जाती है। अर्थात पूर्व किशोरावस्था के संघी काल में या तो जन्म से पूर्व ही बच्चा एक छोटा सा जो माँ का अंडाणु और पिता का शुक्राणु का जो स्पर्म और ओवम के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जरा सा इसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। जो ये वेजिना है माँ का, और वेजिना है आप जानबे करते हैं कि ये वेजिना
है ना। अर्थात गर्भाशय का ये वेजना तो यहीं तक छूट जाता है ना, जो कैनाल होता है यहीं वेजना, एक तरह से का ये वेजना यहीं है, यहाँ सर्विक्स है, और यहाँ से जो पहुँचता है तो ये आपको फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ये भी फैलोपियन ट्यूब हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओवेरी है ना, ओवेरी। ओवेरी ऐसे ऐसे लटका हुआ रहता है, ये ओवेरी हो गया जिससे माँ का अंडा निकलता है। तो ये यहाँ जो स्पर्म, अर्थात जो स्पर्म निकला यहाँ पे, है ना, यूँ कहिए तो ये सब करते ही हैं, जानते भी हैं, सेक्स क्रिया के क्रम में स्पर्म जो निकला, माँ पिता का स्पर्म माँ के एक तरह से कहिए यहाँ सर्विक्स के पहले, और ये कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में, और गर्भाशय से पार करते हुए फैलोपियन ट्यूब हो करके एक शुक्राणु, एक नहीं करोड़ों शुक्राणु यहाँ पे आने के लिए तैयार है, क्योंकि आप जानते हैं 20 करोड़ शुक्राणु एक सेक्स में तैयार होता है। 20 करोड़ शुक्राणु, एक माँ और पिता के जो सेक्स होते हैं उसमें 20 करोड़ शुक्राणु रहता है। तो यहाँ पे पहुँचता है, एक ओवेरी से एक अंडाणु निकल के यहाँ रहता है, दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है एक ही के साथ एक होगा, अर्थात एक पिता माँ का एक अंडाणु और पिता के एक शुक्राणु, शुक्राणु इधर से आया, शुक्राणु इधर से, है ना। थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, देखिए ये है शुक्राणु का, ये शुक्राणु आ गया, और इधर से माँ का, आप देख रहे हैं माँ का अंडाणु। तो जब जायगोट तैयार होता है तो वो ऐसे रहता है, पूछ है ना, थोड़ा सा ऐसे कोमा जैसा रहता है ऐसे। लेकिन क्या होता है, कितनी जल्दी वृद्धि होकर के, और ये है ना धीरे धीरे क्या है, मस्तक लेकर के धीरे धीरे बॉडी पार्ट बनना शुरू हो जाता है, और बॉडी पार्ट बन करके धीरे धीरे हाथ और पैर निकलना शुरू होता है। यहाँ भी वृद्धि पूरा हो रहा है, जन्म से पूर्व भी वृद्धि बहुत फास्ट है, और उसके बाद भी वृद्धि, किशोरावस्था के पूर्व भी संज्ञा स्तर में वृद्धि फास्ट है। लेकिन कहा जा रहा है कि बी और सी सही है, किंतु दोनों परिस्थितियों में यह ध्यान रखना है कि वृद्धि की माप सापेक्षिक रूप से की गई है या संपूर्ण रूप से, बस यही ध्यान रखना है, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, सब ज़्यादा समय लग गया, चलिए अब चलते हैं हम। बाल विकास में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का क्रम है सिर से मूछ की ओर, अंदर से बाहर की ओर तथा सामान्य से विशिष्टा की ओर। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, जो जायगोट तैयार होता है वो सिर है, वो क्या है, सिर है, और हल्का सा ये पूछ निकला हुआ है, क्या है, हल्का सा पूछ। तो सिर से पूछ की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर ही फैल रहा है, गर्दन बन रहा है, मथा बन रहा है, तो 2 हो गया। सामान्य से विशिष्टा की ओर, पहले तो बच्चा का क्या तैयार हुआ, जायगोट तैयार हुआ, है ना, एक जायगोट तैयार हुआ, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद। और विशिष्टा की ओर, विशिष्टा क्या हुआ कि शरीर में धीरे धीरे जो है सो हाथ पैर, यूँ कहें कि कान नाक मुंह जितना भी है सब तैयार हो गया, 9 माह जाते जाते, यहाँ तक कि अगर लड़का है तो उसका है ना हाइड्रोसील है, पेनिस है, ये सब, और अगर बच्ची है तो बच्ची का अलग है, तो अलग प्राइवेट पार्ट भी तैयार हुआ, यही विशिष्टता हुआ, यही विशिष्टता की हुई, इसलिए ए ऑप्शन ही सही है। लेकिन हम और पढ़ देते हैं, देखिए बी में कहा जा रहा है, बी में कलर को बदलते हैं थोड़ा सा, बी में कहा सिर से पूछ की ओर, बाहर से अंदर की ओर, सामान्य से विशिष्टता की ओर, देख लीजिए। अब कहता है सिर से पूछ की ओर और बाहर से अंदर की ओर, यहाँ उल्टा कर दिया, ही वो नहीं होगा, पूछ से सिर की ओर, ये सब उल्टा है, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, सिर से पूछ की ओर, सिर अंदर से बाहर की ओर तथा सामान्य से विशिष्टता की ओर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं अगला 5 नंबर सवाल है साथियों। 5 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है लगभग 11 वर्ष के बालकों में निम्नलिखित क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगते हैं, शारीरिक शक्ति में, उत्तम मांसपेशियां समन्वय में, व्यक्तिगत विकास में, बौद्धिक विकास में। बच्चों में उत्तम मांसपेशियां समन्वय में वृद्धि हो जाती है, और ये एक तरह से लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगती है, क्योंकि ये लड़का है तो अलग उसका परिवर्तन है, मांसपेशियां, उत्तम मांसपेशियां समन्वय में। इस स्थिति में बच्चा यहीं पे, जो 11 वर्ष की उम्र में ही बच्चा उछलना कूदना, अपनी शरीर की ऊर्जा का खपत करना, खेलना, उसको एकदम मन नहीं लगेगा, खेलेगा कूदेगा, इतना ऊर्जा खपत करेगा, और पूरी भरपूर नींद भी लेगा, पूरा सोएगा। इसका मतलब है कि ये स्थिति में समन्वय चरम पर है, उसकी मांसपेशियां का समन्वय चरम पर है, शरीर में ताकत, बॉडी में ताकत उभरना शुरू हो जाता है। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए ये सवाल। निम्नलिखित कथनों में सर्वसुध कथन है, बालक बालिकाओं की अपेक्षा शीघ्र परिपक्व हो जाता है। बालक बालिकाओं की अपेक्षा गलत है, पहले तो बालिका तैयार होती है। अगर दोनों भाई बहन जुड़वा है तो पहले इतनी परिपक्व हो जाएगी कि बच्ची का शादी करना पड़ेगा भाई, और करते भी हम लोग, दादी माँ कहती भी है। बालिकाएं शीघ्र परिपक्व होती है, ये भी गलत है, अपेक्षिक आपको लेना पड़ेगा ना, अपेक्षिक में चलिए। अधिकांश बालकों की अपेक्षा बालिकाएं
शीघ्र परिपक्व होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बालक बालिकाओं की परिपक्वता में लैंगिक भिन्नता नहीं पाई जाती है। लड़कियां जल्दी परिपक्व होती है, लड़का कम। इसलिए दोनों अगर जुड़वा भाई बहन है तो कम से कम 3-4 साल पहले बच्ची का शादी करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चा का कीजिएगा। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 6 के बाद 7 नंबर सवाल में आइए। 7 नंबर सवाल देखिए कितना अच्छा है। चलिए, अभिवृद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में अनुसंधानों के आधार पर जो तथ्य प्रकट हुआ है वह है किसी भी आयु वर्ग के बालकों में व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। 7 का देखिए। उसके बाद है दूसरा पढ़िए, बालकों में मंद बुद्धि निरंतर उन्नति दृष्टिगोचर होते हैं। मंद बुद्धि जब कभी मंद किंतु तो मंद वाला नहीं चलेगा। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समूहों में अधिक व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, ये भी नहीं चलेगा। देखिए ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट है। किसी भी आयु वर्ग के बालकों में व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। किसी भी उम्र में, जो उम्र है उसी उम्र पर जाइए तो वहाँ व्यापक विकासात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 7 के बाद 8 नंबर आ जाइए। देखिए पढ़ लेते हैं। डी नंबर में, प्रत्येक अवस्था में निश्चित लैंगिक विभेद पाए जाते हैं, ये भी गलत है, छोड़ दीजिए इसको। चलिए अब देखिए इस सवाल को, देखिए कितना अच्छा है। किसी शैक्षिक कार्य संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त तत्परता मानक है बुद्धिलब्धि माने IQ, शैक्षिक लब्धि, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। देखिए मानसिक आयु बहुत जरूरी है। लड़का अगर यदि 12 साल का है, मानसिक आयु भी 12 टेली करता है, तो निश्चित है कि 6 6 क्लास में जाएगा, 6 क्लास में। अगर लड़का हमारा 12 साल का है, ये BA MA तक की बात कर रहा है, तो मानसिक आयु ये सीधे चला गया है करीब 23-24 साल के बच्चा के रूप में। अगर लड़का 23-24 साल का है, मानसिक आयु उसका मंद बुद्धि जैसा कर रहा है, 5 साल बच्चा जैसा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसीलिए मानसिक आयु बहुत जरूरी है। मानसिक आयु को देखना बहुत जरूरी है कि कितना जो उम्र है उसी के आधार पर अगर मानसिक आयु है तो आपका बच्चा बहुत ही लेवल में है, बहुत ही कुशाग्र है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब चलते हैं। देखिए 9 नंबर में कह रहा है किशोरावस्था की वय मैंने उम्र होता है। किशोरावस्था की उम्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है? छात्रों द्वारा व्यक्तिगत दर्शन का निर्माण करना। 9 का देख लीजिए। छात्रों द्वारा व्यक्तिगत दर्शन का निर्माण करना, छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना। देखिए छात्र जो किशोरावस्था की उम्र में चला गया उसके लिए विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? तो पहला था छात्रों द्वारा व्यक्तिगत दर्शन का निर्माण करना। व्यक्तिगत वो अपनी एक्टिविटी दिखाएगा, कॉन्फिडेंट दिखाएगा, तो खेल कूद में सब चीज़ में वो कॉन्फिडेंट अपना दिखाएगा, तो ये तो निश्चित है ये है। और दूसरा छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना। सामाजिक दक्षता का विकास क्या करेगा? वो सामाजिक जो दक्षता है वो अभी उसके लिए लेवल का चीज़ नहीं है, वो अपना जो है सो पढ़ाई लिखाई और अपना व्यक्तिगत दिखाने में है वो, इसलिए ये चीज़ आपका नहीं होगा। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा देखिए। चलिए तीसरा, प्रौढ़ व्यक्तियों के नियंत्रण से मुक्ति। फिर कहता है ये भी तो नहीं होगा। फिर कह रहा है प्रौढ़ नियंत्रण से मुक्त संवेगात्मक स्वच्छंदता की प्राप्ति, ये भी नहीं। अर्थात आपका जो है सो इसमें जो भी सही है वो यही है। चलिए छात्रों द्वारा व्यक्तिगत दर्शन का निर्माण करना है, और वो दोनों भी आपका छात्रों द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास करना, ये नहीं होगा। ये भी होगा, सी होगा और डी होगा, तीनों आपका होगा। तीनों है और एक नहीं है, इसलिए जो नहीं है उसको लगाना था। चलिए अब 10 नंबर में आते हैं साथियों। 10 नंबर सवाल देखिए। बालक के शारीरिक आकार में वृद्धि प्रायः निम्नलिखित सभी कारकों में प्रभावित होती है, किंतु वर्तमान शोध अध्ययनों निम्नलिखित कारक को अमान्य घोषित किया गया। सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए बालक का शरीर अगर वृद्धि कर रहा है तो उसमें कौन सा कारक जो है सो अमान्य घोषित किया गया, इसको देखना है ना। तो सामाजिक आर्थिक स्तर ये है। सामाजिक आर्थिक स्तर मैंने पैसा भी नहीं है, खाना भरपूर नहीं मिलेगा। सामाजिक में अगर कोई थप्पड़ मार के हमेशा घर में बच्चा को रख रहा है, खेलकूद का भी मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए वो सामाजिक आर्थिक स्तर है। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे बेटियों को घर से निकलने नहीं देते हैं, वो गलत चीज़ है। चलिए युद्ध एवं उनसे उत्पन्न विभीषिकाएं, हाँ ये भी है। जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका जो गिराया था 1945 में, तो निश्चित है कि वहाँ आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं। इसलिए युद्ध एवं उनसे उत्पन्न विभीषिकाएं भी कारगर है बच्चा को शारीरिक विकास में। चलिए उसका है मानसिक आयु भी है। अगर यदि मानसिक आयु नहीं रहेगा बढ़िया
उसकी मानसिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चा हष्ट पुष्ट तो दिखेगा लेकिन वो पागल की तरह या गिर जाएगा, घुलमुला जाएगा, है ना। ये भी आपका है। लेकिन ये डी, मांसपेशीय समंजन। मांसपेशीय समंजन जो है विकास के लिए जरूरी नहीं है। मांसपेशीय समंजन मतलब शरीर के बीच में मांसपेशियां की एक्टिविटी, तो वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है और उसमें मानसिक समंजन जो है सो अच्छी तरह से कार्य कर ही रहा है, इसीलिए उसको मोटा मोटी वो तो समंजन होता ही है, इसलिए इसको हम फैक्टर नहीं मानते हैं। ये तीनों है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 10 नंबर का डी हो जाएगा कि ये जरूरी चीज अमान्य घोषित, नया शोध में इसको अमान्य घोषित किया गया है शरीर के विकास में। चलिए 10 के बाद 11 नंबर में आइए। 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है 11 में, हाँ थोड़ा सा 11 का लिख लीजिए। इसमें बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। बालक का शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है पूर्ण रूपेण उनके वंशानुक्रम की संरचना पर। देखिए 11 में कहा जा रहा है पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम संरचना पर। दूसरा कह रहा है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना पर जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पूर्ण रूपेण उनके वंशानुक्रम की संरचना पर। देखिए वंशानुक्रम की संरचना पर सब कुछ निर्भर नहीं है कि अगर वंश ऐसा चल रहा था तो वैसा ही बच्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा देखिए प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना पर जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। हाँ, वंश जैसा चल रहा है, वंशानुक्रम जैसा चल रहा है जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ए नहीं है राइट। प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से बंधे हुए हैं, ये नहीं होगा, है ना। चलिए डी वाला भी आपका नहीं होगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के सम्मिलित एवं सिंचित निश्चित प्रभावों पर, ये भी नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर सवाल में साथियों। 11 तक हो गया। 12 नंबर जिसका विनाश ना हो। चलिए हिंदी आ जाते हैं। अब हिंदी थोड़ा सा 10 सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जिसका विनाश ना हो उसे कहते हैं, जिसे विनाश ना हो मतलब यहाँ अविनाशी में नहीं चल जाइएगा, लिपि, अक्षर, अगोचर, अचल अक्षर, है ना। तो देखिए क, ल, म, ज, इस सब का विनाश कभी नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, अक्षर होगा, है ना, वर्ण जिसको कहते हैं अक्षर। चलिए इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल हिंदी से संबंधित सवाल है, देख लीजिए। चलिए अगला सवाल है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। इसे क ख ग घ अंग च छ ज ज ट ठ ड प फ व म म, तो ये सब क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जानवे करते हैं इसको क्या देखना। चलिए डी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला है ना, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी। हिंदी में स्वर होना चाहिए, यहाँ स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए 4, 6, 13, 11। 11 है लेकिन आंसर 13 दिया है, लगता है अंग अह भी ले लिया है, जिसे देख लीजिए अ, आ, ई, है ना, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, और एक री। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हमारे पास स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अब इसमें अंग अह भी लेते हैं तब 13 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो दो को नहीं आ रहा है, वो संयुक्त अक्षर है। ये 11 हमारा जो है सो है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, स्वर 11। चलिए व्यंजन कितना है। व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है। व्यंजन 33 है, याद कर लीजिए 33। जैसे कवर्ग तो 5 गो, कवर 5 गो, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, है ना, तवर्ग, पवर्ग, तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 और उसके बाद य, र, ल, व, तालिम स, मूर्धन्य स, दंत स, है ना, ये हो गया 8 गो, तो 25 और 8 33, 33 हो गया, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब कहता है स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए साथियों स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, जैसे क, चलिए बोल के देखिए क, ख, ग, घ, अंग, बोलिए जैसा क, ख, ग, घ, अंग, तो स्पर्श कर रहा है। जीभ भी थोड़ा सा होठ भी, है ना, स्पर्श कर रहा है। तो च में च, छ थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है, मैंने होठ तो नहीं स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये तालू से टकरा रहा है जरा सा जीभ जाकर के। च, छ, ज स्पर्श करना, झ, यहाँ ट, ठ, ड, ट में तो ज्यादा, ट में ज्यादा हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ, है ना, त, थ, तो देखो दंत के साथ भी स्पर्श कर रहा है। त, थ, द, ध, प, फ, प में होठ स्पर्श कर रहा है। प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ, बोल के देखिए म, इस तरह से स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श जो करे तो कवर्ग 5, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन 25। स्पर्श जो वर्ण है वो 25 है। चलिए अगला है, देख लीजिए अगला, इसको क्या कहा जाता है। य, र, ल, व, इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं। इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं। 17 का देख लीजिए, 17 का सी, है ना, अर्थात अंतस्थ क्या है, स्वर, उष्ण, स्पर्श। स्पर्श तो देख लिए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग 25 था, ये 25 था। अंततः ये हम जानेंगे अंतस्थ होगा। चलिए अब हम जान रहे हैं ये
चलिए जरा से इसको खत्म कर लें तब देख लेते हैं। 18 नंबर का सवाल देख लीजिए क्या करें। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण व्यंजन वर्ण कौन है? संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन है? ख, ज, प, त्र। तो त्र में तो र मिला हुआ इसलिए ही होगा, जानबे करते हैं। अक्षत्र ज्ञा ये दोनों संयुक्त है। अब देख लीजिए कह रहा है, इसमें कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो क वर्ण का क, तो कंठ से देखिए, कंठ, क कंठ, इसीलिए कंठ हो जाएगा, है ना। तो चलिए ये हो गया। अब अगला है घ का। घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? घ, घ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? देखिए 20 का, है ना। घ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? घ, घ, तो घ कंठ से कम लेकिन दंत से भी आता है, अर्थात हालांकि कंठे से आता है लेकिन आंसर यहाँ दंत दिया हुआ है, जरा सा देख लीजिए इसको मिला करके। चलिए अब आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में कह रहा है वाचन शिक्षण की कितनी प्रणालियां हैं? वाचन शिक्षण की कितनी प्रणालियां हैं? देखिए 1, 2, 4, 6 कितनी प्रणालियां हैं? एक का। तो देखिए वाचन जो बोल बोल पढ़ते हैं, मौन धारण पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कल कल, चल चल, पल पल, लेकिन बाद में क्या होता है? कल चल पल टल, है ना। तो जोर जोर से वाचन जो करते हैं हम लोग वाचन की, इसलिए 6 होगा, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ 6। चलिए यहाँ देख लीजिए आप, देखो और कहो। ये देखिए देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है? वर्णों का, शब्दों का, लिपि का, पठन का। किससे किससे पर? देखो और कहो। जैसे देख करके हमको कहना है, जैसे कल और कल तो कौन चाहिए? शब्द न है। चल और चल, है ना। पट और पट, होकर हाथ हो दी गई थी हाथी। तो ये देखो और कहो, देख करके कहने के लिए आपको कौर चौर टो हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं कॉलो कॉल, चलो चल, पटो पट, है ना, हाथी। इस तरह देखने के लिए क्या करते हैं? शब्द का, इसलिए बी ऑप्शन आपका दे देगा। चलिए शब्द, देखो और कहो में कौन चीज होगा? शब्द का परिचय कराते हैं। चलिए 23 नंबर में आते हैं साथियों। 23 नंबर बहुत अच्छा है। अक्षर बोध विधि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अक्षर बोध विधि को मनोवैज्ञानिक विधि, सरल विधि और मनोवैज्ञानिक विधि, इनमें से कोई नहीं। 23 का आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और मनोवैज्ञानिक विधि। चूंकि अक्षर का जो पहचान करा रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो हम करते हैं क्या? क, ख, और सबसे पहले तो हम लोग जो भी आता है वो बड़का क दे देते हैं, और बच्चा अच्छा 10 दिन 15 दिन महीना दिन तक बढ़ के क में लगा हुआ रहता है ना। तो ये कंसेप्ट बैठ जाता है उसके दिमाग में कि ये कोई है, कोई अक्षर बोध विधि को निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए सेकंड लास्ट सवाल है साथियों। मोंटेसरी जो हमारी जो बहन थी श्रीमती मोंटेसरी ने शिक्षण प्रणाली में किस विधि का आविष्कार किया? साहचर्य विधि। जरा समझ लिए साहचर्य विधि क्या है। अक्षर बोध विधि नहीं, सामूहिक पठन विधि नहीं, देखो और कहो विधि नहीं, तीनों नहीं था, साहचर्य विधि था। साहचर्य विधि में क्या है? जैसे गेंद है और इसको आप लिख देते हैं गेंद, है ना, गेंद, ठीक है। अगर यदि गेंद दे दिए, आप दे दिए एक रिंग दे दिए, है ना, रिंग और लिख दिए रिंग। तो जब शेर दे दिए शेर, और शेर का चित्र इधर दे दिए, ऐसे शेर का चित्र बैठल है, ठीक है। तो चित्र के साथ, वस्तु के साथ जो लिख देते हैं, शब्द हम लिखे, उसका नाम जो लिखे, वही नाम को उंगली से दिखा देना, उससे मेल कराना, यही साहचर्य विधि में साथ साथ में वस्तु और उसके नाम को किस प्रकार से लिखा गया उसके साथ परिचय कराना, और बाद में कहना कि कार्ड से खोज के लिखो बेटा, कहाँ पे शेर है, कहाँ बिल्ली है, तो बिल्ली से कार्ड खोज करके बच्चा लिखता है, और उसके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता है कि ये सेब है, ये बिल्ली है, ये कलम है, ये गेंद है, ये बल्ला है। इस तरह से लिखा हुआ भी और वस्तु को भी छू रहा है, लिखा हुआ या चित्र को छू रहा है ना, चार्ट पेपर पर चित्र भी छू रहा है, लिखा हुआ दिखा रहा है। इस प्रकार से उसके दिमाग में बैठ जाता है। यही हमारी मोंटेसरी बहन ने, इसी को कहते हैं साहचर्य विधि, में साथ साथ चलने वाली विधि। चलिए इसीलिए ए ऑप्शन उन्होंने साहचर्य विधि का जो है आविष्कार किया था। चलिए लास्ट सवाल है साथियों, बहुत ही मजेदार है। किस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है? सामूहिक विधि, देखो कहो विधि, वाक्य शिक्षण विधि, साहचर्य विधि। साहचर्य विधि का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। एक तरफ वस्तु को दे देते हैं, एक तरफ नाम दे देते हैं, एक तरफ वस्तु एक तरफ नाम। जैसे मान लीजिए आप बैंगन दे दिए, बैंगन, बैंगन दे दिए, यहाँ लिख दिए बैंगन, है ना। आम दे दिए, आम, देखिए आम दे दिए, इधर लिख दिए आम और आम, तो उससे बच्चा को कंसेप्ट बैठ जाता है कि ये बैंगन है, ये आम है, ये आलू है, ये प्याज है, ये शेर है, ये बंदर है, ये मोर है, कुछ भी जो भी उसको दिएगा वो समझ लेगा। इसीलिए साहचर्य विधि हमारी बहन मोंटेसरी ने इसका इजाद किया था। चलिए तो आप बने रहिए हमारे चैनल को, अगर पहली बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको फायदा होगा। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।